नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोलॉजी में। मैं हूं जानी एंड आई एम हियर फॉर टू हेल्प यू फॉर क्रैकिंग द नॉर्सेट एग्जाम, अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज द पार्किंसंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्सेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और नहीं भी पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए पार्किंसंस क्या है, क्योंकि हम एम्स में काम कर रहे हैं। हमारे से किसी पेशेंट के रिश्तेदार ना के पूछ ले जी बताओ जी इसमें क्या हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? जाके डॉक्टर साहब से पूछो। हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, हमें भी तो कुछ आना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, यस या नो। तो हम पूछते हैं, पढ़ते हैं पार्किंसंस के बारे में। इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अभी रिसेंटली नॉर्सेट एग्जाम में भी पूछा गया था। सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसन जो डिसऑर्डर है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है। तो पार्किंसन जो डिसऑर्डर है दैट इज द क्रोनिक। पार्किंसन जो है वो क्रोनिक, प्रोग्रेसिव, न्यूरो डिजनरेशन, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। प्राइमरली ये न्यूरॉन डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? तो आपने बोलना है कि न्यूरोडिजनरेटिव प्रोग्रेसिव है, न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर है। प्राइमरी जो अफेक्ट करता है, ये प्राइमरी जो अफेक्ट करता है हमारे, प्राइमरी अफेक्ट करता है हमारे मोटर सिस्टम को। तो आपसे पूछते हैं ये डिसऑर्डर कैसा है, तो आपने बोलना है दोस्तों ये जो डिसऑर्डर है दैट इज द प्रोग्रेसिव, क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? प्राइमरी क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। इसमें प्राइमरली जो अफेक्ट देखने को मिलेगा, प्राइमरली अफेक्ट primarily affect movement control। ड्यू टू, क्यों देखने को मिलेगा? ड्यू टू कंट्रोल, ड्यू टू न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरॉन डिजनरेटिव की वजह से देखने को मिलेगा। कौन सा न्यूरॉन डिजनरेटिव देखने को मिलेगा? तो सब्सटेंटिया नाइग्रा के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन्स है, उसके अंदर डिजनरेशन देखने को मिलेगा। या फिर अगर मैं बात करूं कि कौन से न्यूरॉन कंट्रोल प्राइमरली अफेक्ट द मूवमेंट कंट्रोल ड्यू टू द degeneration of dopamine producing न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कहाँ होता है? तो सबको पता है, इन द सब्सटेंटिया नाइग्रा। यहाँ पर ये न्यूरॉन होते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि भैया कौन सा न्यूरॉन डिजनरेट हो जाता है, तो आपने बोलना है डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। ये डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन कहाँ होते हैं? तो आपने बोलना है सब्सटेंटिया नाइग्रा में होता है। कहाँ पर होता है? सब्सटेंटिया नाइग्रा में होता है। तो पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन डिजीज एज के साथ साथ में होती है। ये क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है, डिजनरेटिव ऑफ द न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें जो डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीड्स इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लीड इम्बैलेंस, लीड डिक्रीज डोपामिन लेवल इन ब्रेन। डोपामिन का लेवल जो है ब्रेन के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से वॉलेंट्री मूवमेंट अब नॉर्मल हो जाएगा। या मैं बोलूं मोटर अब नॉर्मल हो जाएगा। मोटर मीन्स मूवमेंट।
रिजिडिटी हो जाएगा, स्पास्टिसिटी हो जाएगा, ब्रेडिकाइनेसिया हो जाएगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। इस प्रकार के मोमेंट के अंदर हमारे को सिम्टम देखने को मिलेगा। तो पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन डिजीज एक क्रॉनिक है, एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें न्यूरॉन का डिजेनरेशन होता है। कौन सा न्यूरॉन? डोपामिन बनाने वाला न्यूरॉन डिजेनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से मोटर मूवमेंट जो है खराब हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँ कि और क्या हो जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन कौन सा? एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन। इसमें क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाएगा। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाएगा? तो दोस्तों, दो न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाएगा। एक मैं लिख रहा हूं एसिटाइल कोलाइन, दूसरा मैं बता रहा हूं डोपामिन। क्या इम्बैलेंस हो जाएगा? अब देखो, आप समझने की कोशिश करना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि पार्किंसन डिजीज में अंदर ओनली एक ही न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट होता है, दैट इज द डोपामिन लेवल। ऐसा नहीं है। पार्किंसन वाली बीमारी के अंदर दो प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। मान लो, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं, 50 ml हमारे पास में डोपामिन था और 50 ml ही हमारे पास में क्या था? एसिटाइल कोलिन। अब इस पार्किंसन वाली बीमारी में क्या हुआ? डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन क्या हो गया? डिजेनरेशन हो गया। यस या नो? तो डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन डिजेनरेशन हो जाएगा, तो किसका लेवल कम हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर डोपामिन का। डोपामिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या एसिटाइल कोलिन भी कम हो जाएगा? क्या एसिटाइल कोलिन क्यों कम होगा? उसका तो न्यूरॉन का डिजेनरेशन नहीं हुआ है। तो एसिटाइल कोलिन तो क्या रह जाएगा? उतना ही। लेकिन डोपामिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डोपामिन, अब तो पूछ ले, पार्किंसंस के अंदर दो जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन और डोपामिन में क्या दिक्कत देखने को मिलती है? तो एसिटाइल कोलिन का लेवल तो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, और डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। डोपामिन का लेवल कम क्यों हो जाता है? तो हमने बोला था, डेफिनेशन में पढ़ा था कि डोपामिन जो न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूरॉन में डैमेज हो जाता है। एसिटाइल कोलिन में कोई प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो जा रहा है। भाई एक न्यूरॉन जो, मान लो दोनों न्यूरॉन यहाँ, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बराबर है। अब एक न्यूरॉन जो है वो स्टेबल है, दूसरा न्यूरॉन जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया? कम। ये क्या रह गया? ज्यादा। इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। किसमें? हमारे पास में हो जाती है कंडीशन, हो जाती है हमारे कहाँ पर? ये कंडीशन हो जाती है हमारे पार्किंसंस डिजीज के अंदर। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भी पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन से दो न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो आपने बोलना है एसिटाइल कोलिन और डोपामिन बोलना है। यस या नो यार? नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं क्या कोजेज है। सर इसका क्या क्या कोजेज है? तो सबसे पहले मैं आपको एक कोजेज बताने की कोशिश करता हूं। एज, ये एडवांस एज के साथ में देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे देखने को मिलेगा। देखो, एज के साथ साथ में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ते जाते हैं। फ्री रेडिकल इंक्रीज होते हैं, और आपको जानते हो कि फ्री रेडिकल है एक प्रकार का टॉक्सिन्स है। अब ये फ्री रेडिकल जब बढ़ेंगे तो ये फ्री रेडिकल धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? डिपॉजिट इन द बॉडी में डिपॉजिट होने लगेंगे अलग अलग जगह पर। अगर मान लो कि ये फ्री रेडिकल जाकर के हमारा आंख में डिपॉजिट हो गया तो हमारा विजुअल कम कर देगा। ये अगर जाकर के हमारे लीवर में, फ्री रेडिकल जाकर के लीवर में डिपॉजिट हो गए तो लीवर काम करना कम कर देगा। ये फ्री रेडिकल जाकर के हमारी किडनी में काम डिपॉजिट हो गए तो किडनी काम करना कम कर देगी। ऐसे ही अगर ये फ्री रेडिकल जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, फ्री रेडिकल डिपॉजिट इनटू सब्सटेंटिया नाइग्रा। अगर ये फ्री रेडिकल, आप मुझे बताओ, सब्सटेंटिया नाइग्रा में जाकर के जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एक मिनट के लिए आप समझो कि ये बच्चे जो हमारे, ये जो मैं बना रहा हूं आपका, दैट इज द सब्सटेंटिया नाइग्रा, दैट इज द सब्सटेंटिया नाइग्रा। ये हमारा क्या है? तो ये है सर हमारा सब्सटेंटिया नाइग्रा, जो कि क्या काम कर रहा है, जो कि इसके अंदर ये मान लेते हैं सब्सटेंटिया नाइग्रा के अंदर ये डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है।
ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है और ये सब्सटेंशिया मान लेते हैं, ऐसे समझने के लिए पढ़ रहे हैं, और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर क्या है, डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है। क्या है, डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन, जो कि क्या काम कर रहे हैं, डोपामीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। डोपामीन के लेवल सॉरी थोड़ा वायरल हो गया, रियली सॉरी। तो नॉर्मली ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये फ्री रेडिकल जब क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल साहब क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल साहब हमारे बॉडी के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि हमारी एज क्या हो गई, बढ़ रही है, तो फ्री रेडिकल बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं और फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट। तो ये बॉडी में कहीं पर भी डिपॉजिट हो सकते हैं, तो हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी डिपॉजिट हो सकता है, ये सियानो। अब आप ईमानदारी से बताना, जब ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में यहाँ जाकर के ये डिपॉजिट हो जाएगा, मान लो इस प्रकार से, हम जो दिखने वाला विजिबल कलर ले लेते हैं, यहाँ इस प्रकार से ये जाकर के अगर इस प्रकार से डिपॉजिट हो जाएगा, ये भी नहीं दिख रहा है, रेड कलर, ये यहाँ प्रकार से जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ जाकर के ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ डोपामीन का लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब जब ये जाकर के जमा हो गए तो डोपामीन का लेवल क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। लेकिन अब आप देखो, पहले आपको सिर्फ यहाँ पर ब्लू कलर का सब्सटेंशिया नाइग्रा देख रहा था, लेकिन अब आपको अलग प्रकार का देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको अलग प्रकार का, स्पेसिफिक प्रकार की, इस प्रकार की, अलग अलग प्रकार की रेड बॉडी देखने को, अलग अलग प्रकार की डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के जो ये जमा हो जाते हैं, इनको बोलते हैं LEWY बॉडी, लीवाई बॉडी, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, लीवाई बॉडी। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पार्किंसंस वाले पेशेंटों के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा में कौन सा बॉडी डिपोजिशन देखने को मिलता है, दैट इज द लीवाई बॉडी डिपोजिट इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। इट लीड्स टू डिक्रीज द डोपामिन लेवल। डोपामिन का लेवल क्या कर देगी, कम कर देगा। पहला कोज समझ में आ गया, दैट इज द एज, दैट इज द एज। इसके अलावा अगर मैं कोज की बात करूं तो बेटा एग्जैक्ट कोज तो, मोस्ट कॉमन कोज तो अफेक्ट है, एग्जैक्ट कोज हो, या फिर हम लिख देते हैं इडियोपैथिक है। लेकिन एज के साथ कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, इडियोपैथिक है, वैसे तो पता नहीं है। इडियोपैथिक, दैट इज द मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन। अगला मोस्ट कॉमन क्या है, जीनेटिक। जीनेटिक, जीन म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है, जीनेटिक कोजेस 2 नंबर का, ये 1 नंबर कोजेस है जेनेटिक में। एनवायरमेंटल टॉक्सिन, अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन लाइक पेस्टिसाइड, हेवी मेटल्स, हेवी मेटल्स, इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या कॉजेज हो सकता है, 4th नंबर ड्रग इंड्यूस, ड्रग इंड्यूस देखने को मिलता है। मोस्टली कौन से ड्रग की वजह से देखने को मिलता है, तो एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक्स। इसके अलावा और किसकी वजह से देखने को, एंटीसाइकोटिक में कौन, तो हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, रेस्प्राइन, रेस्प्राइन, इसकी वजह से मेटाक्लोप्रामाइड, और कौन से ड्रग, मेटाक्लोप्रामाइड, मिटोक्लोप्रोमाइड, इसकी वजह से देखने को मिलता है, ये ड्रग की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट कोजेस की, 5th कोजेस की बोलूँ तो ऑलरेडी, अगर मैं 5th कोजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये देखने को मिलेगा हेड ट्रॉमा, इंजरी, हेड ट्रॉमा, इंजरी और ब्रेन इन्फेक्शन, लाइक मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस की वजह से देखने को मिल सकता है। ये कोजेस देखने को मिल सकता है। एज मैंने आपको बता दिया,
मोस्टली एडवांस एज में देखने को मिलता है पार्किंसंस। इसके अलावा कुछ ईडी मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक है। सेकंड मोस्ट कॉमन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन लाइक हैवी मेटल की वजह से हो सकता है, पेस्टिसाइड की वजह से हो सकता है, ड्रग इंड्यूस एंटीसाइकोटिक हैलोपेरिडोल देखने को मिलता है, मेटाक्लोप्रामाइड की वजह से देखने को मिलता है, हेड ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्या पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पार्किंसंस। तो पार्किंसंस डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी जो है दैट इज पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिजनरेशन। डिजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन डैमेज हो गया। अब ये जब डैमेज हो गया तो क्या हो गया भाई, कहां पर होता है ये न्यूरॉन, तो आपने बोलना है सबस्टेंटिया नाइग्रा। क्या बोलना है, सबस्टेंटिया SUBS सबस्टेंटिया नाइग्रा में कहाँ होते हैं, पारस कॉम्पैक्टा। यहां पर डैमेज हो गए। जब ये डैमेज हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या भाई, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज डोपामिन। डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, इस वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, तो आपने बोलना है एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन। डोपामिन क्या हो जाएगा कम, एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा ज्यादा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड वॉलेंट्री मोटार कंट्रोल। वॉलेंट्री मोटार क्या हो जाएगा, कंट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस वजह से हमें हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगा। दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। ये हमारे पार्किंसंस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी है। तो हमें पता होना चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है। तो सबसे पहले डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, सबस्टिट्यूशन आएंगे पारस कॉम्पैक्टा के अंदर, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन और डोपामिन के बीच में। इस वजह से डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, इम्पेयर्ड वॉलेंट्री मूवमेंट हो जाएगा। इसी कंडीशन इसके बाद में जो सिम्टम आएगा उसी को हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। क्या बोलते हैं, पार्किंसंस डिजीज। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं कि क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, अर्ली नॉन मोटार, अर्ली और नॉन मोटार। अगर मैं सिम्टम की बात करूं जो मोटार के नहीं है लेकिन अर्ली आएंगे तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा दोस्तों, दैट इज द डिक्रीज स्मेल। क्या देखने को मिलेगा, स्मेल। डिक्रीज स्मेल, या फिर मैं यूं बोलूं लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल। आपको पता है लॉस ऑफ स्मेल को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्मेल को बोलते हैं एनोस्मिया। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। यस या नो, मूड चेंज। ये नॉन मोटार अर्ली सिम्टम है। अगर पूछते हैं मोटार अर्ली सिम्टम की पूछते हैं, अगर हम बात करूं, अब हम बात करें मोटार के सिम्टम की, अब हम बात करें मोटार सिम्टम,
तो यहाँ पर हमें जो अर्ली सिम्टम देखने को मिलेगा, दैट इज, सभी को पता, दैट इज द ट्रेमर ड्यूरिंग द रेस्टिंग के टाइम में क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो मिलेगा इसमें अर्ली से अगर हम बात करें, अर्ली सबसे पहले का डिक्रीज हैंड मूवमेंट, वाइल वॉकिंग। देखो नॉर्मली जो है हम चलते हैं तो हमारे हाथों का मूवमेंट शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है। पार्किंसंस वाले पेशेंटों के अंदर अर्ली दिखा हाथों का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा वाइल वॉकिंग। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंटों के अंदर, तो वो हमें देखने को मिलेगा रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग के टाइम में पेशेंट के अंदर ट्रेमर देखने को मिलेगा, ए ट्रेमर। ये ट्रेमर होगा पिल रोलिंग ट्रेमर। पिल रोलिंग ट्रेमर, दैट इज द मोस्ट क्लासिकल सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम। और अर्ली सिम्टम कभी कभी पूछ लेते हैं अर्ली सिम्टम, तब भी आपने क्या आंसर देना है, मोस्ट। जो ये आज ये पूछते हैं एग्जाम में तो ये देना। अगर ऑप्शन के अगर इसके पहले ऑप्शन में पूछा हुआ है कि नॉन मोटर मूवमेंट देखने को मिला, तो आपने बोलना है लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया, यस या नो। तो इस प्रकार से हमें आंसर देना है पेशेंट जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तब। इसके अलावा और क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, तो आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। रिजिडिटी, ये पहला देखने को हमने मिल लिया। उसके बाद अगर पूछे तो ये क्या देखने को मिलेगा, रिजिडिटी। रिजिडिटी देखने को मिलेगा। रिजिडिटी की वजह से एक कॉग व्हील देखने को मिलेगा। कॉग व्हील क्यों देखने को मिलेगा, स्मॉल स्टेप। स्मॉल स्टेप क्यों होगा, रिजिडिटी की वजह से। भैया हम चलते हैं तो हमारा नी फ्लेक्स करता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, ये से ना, तो रिजिडिटी हो जाएगी तो स्मॉल स्टेप लेंगे, स्मॉल स्टेप लेंगे, उसको बोलते हैं हम कॉग व्हील बोलते हैं, यस या नो। और इसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया क्या देखने मिलेगा, ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया मतलब क्या होता है, स्लो मूवमेंट। मूवमेंट वो जो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। इसके अलावा ब्रेडिकाइनेजिया के अलावा देखने को मिलेगा हमारे को पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, इम्पेयर्ड बैलेंस, क्या देखने मिलेगा, इम्पेयर्ड बैलेंस। इसके अलावा मास्क लाइक फेस, डिप्रेसिव फेस, डिप्रेसिव फेस, मास्क लाइक फेस, डिप्रेसिव फेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पोजीशन है वो स्टूपिड पोस्चर देखने को मिलेगा, स्टूपिड पोस्चर, स्टूपिड पोस्चर। स्टूपिड पोस्चर, सफलिंग गेट, सफलिंग गेट, हाइपोफोनिया, हाइपोफोनिया। हाइपोफोनिया मतलब जो टोन है वो कम हो जाएगा, स्पीच ऑफ टोन कम हो जाएगा, है ना। जैसे मैं लाउड बोल रहा हूं तो वो टोन कम हो जाएगा, हाइपोफोनिया। ड्रूलिंग, ड्रूलिंग, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। आगे डिप्रेशन, डिप्रेशन, डेमेंशिया लाइक, डिप्रेशन, डेमेंशिया। और डेमेंशिया देखने मिलेगा कब, लेट स्टेज में, लेट स्टेज में देखने को मिलेगा डेमेंशिया। और स्लीप डिस्टर्बेंस,
हाइपोरिफ्लेक्सिया, नहीं हाइपर रिफ्लेक्सिया। ये सिम्टम देखने को मिलेगा हमारे को पार्किंसंस वाले पेशेंट के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमने सिम्टम याद रखना है। अगर पूछते हैं नॉन मोटार अर्ली सिम्टम, नॉन मोटार, मोटार इसमें मोस्टली मोटार इफेक्ट होता है, लेकिन पूछते नॉन मोटार क्या है, तो आपने बोलना है अर्ली नॉन मोटार में डिक्रीज, इसमें लॉस ऑफ स्मेल या एनोज्मिया, कॉन्स्टिपेशन, मूड चेंजेस। अगर पूछते हैं मोटार में अर्ली क्या देखने को मिलता है, तो हैंड मूवमेंट कम हो जाएगा वाइल वॉकिंग, और इससे अच्छा उसके अलावा रेस्टिंग ट्रेमर देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ एक और देखने को मिला है माइक्रो राइटिंग। क्या देखने मिलेगा? माइक्रो राइटिंग। माइक्रो राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा, जैसे है ना। तो इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलेगा हमारे को पार्किंसंस वाले पेशेंट के अंदर। हम एक इमेज लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे देखने को मिलेगा। लाइक ये ले लेते हैं इमेज, जिसका भी इमेज है हम उसको पढ़ने के पर्पज से ले रहे हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पज है पढ़ाई करना और एम्स में सिलेक्शन हो जाना। और जब सिलेक्शन हो जाएगा, हम जिसकी हमने हेल्प ली सिलेक्शन के लिए, उन सबको थैंक यू बोलेंगे और मैसेज भी करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स को बताएंगे। पार्किंसन डिजीज में सिम्टम देखने मिलेगा, देखो मैंने बोला था स्टूपिड पोस्चर, इस प्रकार का स्टूपिड पोस्चर हो जाएगा। क्या देखने मिलेगा? स्टूपिड पोस्चर, स्टूपिड पोस्चर, यस। मास्क लाइक फेस, ऐसा मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा। देखो ये देखने मिलता नहीं है, इस प्रकार से है, इसको बोलते हैं मास्क लाइक फेस। बैक रिजिडिटी, मैंने बोला था कि मसल्स में क्या हो जाएगी? रिजिडिटी हो जाएगी। फिक्स्ड एल्बो विद रेस्ट, एल्बो विद रेस्ट, बिल्कुल ऐसे ऐसे फिक्स हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेंगे हम धीरे धीरे। रिड्यूस आर्म स्विमिंग, आर्म स्विमिंग कम हो जाएगा। ट्रंक है आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड हो जाएंगे, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक। हैंड ट्रेमर, पिल रोलिंग ट्रेमर, ऐसे 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 पिल रोलिंग ट्रेमर जैसे काउंट करते हैं। अब इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी क्या रहेगी? यहाँ पर हम हैंडल द ऑब्जेक्ट कर देंगे ताकि फिर वो ऐसे कैसे करेगा। स्लाइटली फ्लैक्स हिप एंड नी, हिप एंड नी जो स्लाइटली फ्लैक्स देखने मिलेंगे। ट्रेमर इन द लेग्स देखने को मिलेगा। और ये जो देखो सफलिंग देखने को मिल रहा है, सफलिंग, स्टेप, स्टूपिड गेट भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार की पेशेंट के अंदर गेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलेगा। अगर आपको इस प्रकार का कई पोस्चर देखने को मिलता है तो आपने बोलना है कि ये पार्किंसंस का पोस्चर है। किसका पोस्चर है? पार्किंसंस पोस्चर है, दैट इज द पार्किंसंस पोस्चर। अब हम बात करते हैं कि क्या हम इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करने वाले हैं। ऐसे पेशेंट हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करेंगे? तो भैया डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हम कैसे करते आ रहे हैं? तो हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, और सब्जेक्टिव डेटा हमें कौन देता है? तो पेशेंट इंफॉर्मेशन होती है ये, पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड पेशेंट के रिलेटिव इंफॉर्मेशन। वो धीरे धीरे बोलेंगे कि इसका मूड चेंज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं आ रही। पेशेंट बोल रहा है मुझे स्मेल नहीं आ रहा, मेरा मूड चेंज हो रहा है, मुझे थोड़ा मेरे मोटर मूवमेंट जो है मैं धीरे धीरे लिख से ठीक नहीं पा रहा हूँ, मैं स्लोविंग ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ड्रूलिंग देखने को मिल रहा है, मैं जब सोता हूँ तो ऐसे 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 ट्रेमर देखने को मिलता है। ऐसे हमें पता लगेगा कि ये यार सब्जेक्टिव, ये सिम्टम जो बता रहा है ना, ये पार्किंसंस में देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा इकट्ठा करते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या करते हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना वो एग्जामिनेशन करता है, वाइटल साइन चेक करते हैं, यस या नो। तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, मान लो पेशेंट के अंदर ट्रेमर देखने को मिलेगा, पेशेंट का मूड चेंजेस देखने को मिलेगा, यस या नो। पेशेंट का देखने पोजीशन जो है स्टूपिड पोजीशन देखने को मिलेगा। पेशेंट को बोले थोड़ा चल के बताओ तो वो कॉग व्हील टाइप में चलेंगे। तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि यार इस पेशेंट के अंदर पार्किंसंस हो सकता है, ये पार्किंसंस का सिम्टम है। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए हम करेंगे लैब टेस्ट करेंगे। तो लैब टेस्ट में हमने क्या करना है? सबसे पहले एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन करवाने वाले हैं टू रूल आउट द कॉज।
लाइक डिजनरेशन तो नहीं हो गया है, लिवाई बॉडी तो वहाँ जमा नहीं है, वो सब इसके बारे में हम एमआरआई और सिटी स्कैन से पता करने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे रेस्पॉन्स, लिवोडोपा देंगे और लिवोडोपा देने के बाद में अगर रेस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब लिवोडोपा कम हो गया, उसी को तो बोलते हैं पार्किंसंस। इसके बाद इसमें करते हैं रेस्पॉन्स टू लिवोडोपा थेरेपी। रेस्पॉन्स टू लिवोडोपा थेरेपी। सपोर्ट टू डायग्नोसिस। अगर हमने किसी पेशेंट को लिवोडोपा दिया और लिवोडोपा देने के बाद में पेशेंट के अंदर सिम्टम ठीक हो रहा है, इसका मतलब जो पार्किंसंस है ये हमारी सबको हेल्प करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डीए स्कैन। आपको याद होगा हमने पढ़ा था DTA स्कैन। जब हमने पढ़ा था क्या न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, तो मैंने आपको DAT स्कैन पढ़ाया था कि ये हम पार्किंसंस के लिए करते हैं, ये या नो। तो इसमें करते हैं, ये क्या है, इसका पूरा नाम है दोस्तों डोपामीन ट्रांसपोर्टर। टी का मतलब ट्रांसपोर्टर इमेजिंग। टी का मतलब इमेजिंग। ये कंफर्म पार्किंसन डिजीज है या नहीं है, इसके अंदर कंफर्म करने का काम करेगी मैं हेल्प। कंफर्म द पार्किंसन डिजीज है या नहीं है, उसको डायग्नोसिस बनाने में लिए हमारा कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक ऑलवेज रहेगा। बाकी तो सिम्टम से ही हमें पता लग जाएगा। तो मेन डायग्नोस्टिक ऑलवेज बनाने के लिए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्शन रहेगा, उसके बाद में इतने सारे डायग्नोसिस हम लिख दे। देखो आपको पता होना चाहिए, बाकी इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे अर्ली सिम्टम क्या है और अर्ली मोटा सिम्टम क्या है, अर्ली नॉन मोटा सिम्टम क्या है, यही आपसे पूछेंगे। इसके अलावा गेट के बारे में पूछ सकते हैं कि स्टूपिड गेट, सफल गेट किस में देखने को मिलेगा। ओके, जब हमें पता चल गया पार्किंसन से, तो उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं भाई, उसके बाद में हम करने वाले हैं सर मैनेजमेंट। और आपको पता है पहले हम करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग मैनेजमेंट, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग मैनेजमेंट और इनिशियल मैनेजमेंट। लाइफ थ्रेटनिंग मैनेजमेंट और इनिशियल मैनेजमेंट। तो लाइफ थ्रेटनिंग मैनेजमेंट और इनिशियल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एयरवे पेटेंट करेंगे, उसके बाद हम वाइटल साइन देंगे, उसके बाद में हम पोजीशन देने वाले हैं। यस या नो। तो पोजीशन कौन सा देंगे, तो पोजीशन इसके अंदर पेशेंटों में हेड एलिवेशन विथ साइड लाइन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस प्रकार से पेशेंट को पोजीशन हम देने वाले हैं। इसके बाद में हम करने वाले हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजी मैनेजमेंट दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम 3 4 5 प्रकार की ड्रग देते हैं। पहले तो हम ड्रग, जो प्राइमरी ड्रग होती है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, दैट इज द लेवोडोपा एंड कार्बोडोपा, दैट इज द इनहेंस द इंक्रीज लेवल ऑफ द डोपामिन, और पेशेंट के सिम्टम को कम करने वाली है। इसके अलावा उसके बाद में हम जो ड्रग देते हैं वो देते हैं, जैसे मान लो COMT इनिबिटर दे देते हैं, MOAB इनिबिटर दे देते हैं, ताकि जो पेरिफेरल में और ब्रेन के अंदर डोपामिन का ब्रेकडाउन हो रहा है वो ब्रेकडाउन ना हो। ये या नो। और एमेंटाडिन दे देंगे। इस प्रकार से बहुत सारे ड्रग देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट लाइन ड्रग की अगर आपसे पूछते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग, दैट इज द लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है और ये दोनों साथ में देने चाहिए। नो अलोन, अकेले नहीं देना चाहिए, अलोन नहीं देना है, दोनों हमने साथ में देना है। लिवोडोपा भी साथ में देना है और कार्बोडोपा का दोनों साथ में देना है, अलोन नहीं देना है। एडमिनिस्टर टुगेदर, साथ में देना, अकेले अकेले नहीं देना है। इसके बाद में कौन सा ड्रग दे देंगे, तो इसके बाद में जो ड्रग देने वाले हैं हम, दैट इज द डोपामिन एगोनिस्ट।
और डोपामिन एगोनिस्ट कौन सा है, तो आपको पता है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन ब्रोमोक्रिप्टिन इसके अलावा और है प्रेमेक, PRAMIPEXOLE, प्रेमीपेक्सोल दे देंगे। ये डोपामिन एगोनिस्ट की तरह काम करेगी। किस तरह काम करेगी? ये डोपामिन एगोनिस्ट की तरह काम करेगी। और ये क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे यूज, इसको क्या क्या देंगे यूज इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में हम यूज करने वाले हैं। और या फिर जो डोपामिन और कार्बोडोपा दे रहे हैं उसके साथ में देता है एडजुएंट टू लिवोडोपा और कार्बोडोपा। लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा इनके साथ में देने वाले हैं। तो डोपामाइन एगोनिस्ट कौन सी? ब्रोमोक्रिप्टिन एंड प्रेमीपेक्सोल है। ये हम डोपामिन एगोनिस्ट की तरह काम करेगी, डोपामिन और कार्बोडोपा के साथ में देके ताकि ये उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं ड्रग, इसके बाद में कौन सा ड्रग देंगे? आप पूछोगे सर इसके बाद में कौन सा ड्रग देंगे? तो बेटा इसके बाद में जो हम ड्रग देने वाले हैं दैट इज द MOAB इनहिबिटर। MAOB इनहिबिटर क्या है? MOAB इनहिबिटर। MOAB इनहिबिटर। ये MOA क्या है? तो ये है बेटा मोनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम। बी एंजाइम ये क्या काम करता है? मोनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम क्या काम करता है? ये ब्रेक डाउन करता है डोपामिन का। कहां पर? ब्रेन के अंदर। हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामिन बना है उसके ब्रेक डाउन को बढ़ा देगा। तो ब्रेक डाउन बढ़ जाएगा तो डोपामिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसका काम भी क्या हो जाएगा? ये क्या काम करता है? ये एमओ इनहिबिटर एक्चुअल में नॉर्मली क्या करता है, तो मैं अगर मैं बताऊं एमओ इनहिबिटर क्या करता है, तो एमओ इनहिबिटर ये करता है इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर डोपामिन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो डोपामिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज डोपामिन हो जाएगा। यस या नो? कौन सा एंजाइम? ये एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? डोपामिन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा। तो हम इस एंजाइम को इनहिबिटर करने वाली दवा दे देंगे। ये क्या दे देंगे? हम इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली दवाई दे देंगे। तो उस दवाई का नाम क्या हो जाएगा? MAOB इनहिबिटर। कौन सा इस प्रकार की दवाई है? दवाई है ये मोनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम इनहिबिटर की दवाई कौन कौन सी है? तो ये है बेटा SELEGILINE, सेल्गिलाइन एंड रेसगिलाइन। RASAGILINE। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लेना। ये दोनों ड्रग क्या काम करती है? ये क्या काम करेगी ड्रग? तो अब आपको पता चल गया होगा सर ये वाली जो ड्रग है ये इनहिबिट कर देगी। क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी। किसको? मोनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर को, जिससे डोपामिन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा। कहां पर? ब्रेन के अंदर। और जिससे डोपामिन का लेवल बढ़ेगा। अगर ऐसा हो जाए, ये इनहिबिट हो जाएगा तो डोपामिन का लेवल क्या होने वाला है सर? तो डोपामिन का लेवल जो है वो बढ़ने वाला है, इसलिए हम ये दवाई देते हैं। नेक्स्ट दवाई की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट दो दवाई क्या देते हैं? COMT इनहिबिटर। मैं आपको बताने वाला हूं COMT भी क्या होने वाला है। अगला दवाई देने वाले हैं हम COMT इनहिबिटर। इनहिबिटर देखो सी इनहिबिटर है। ये भी कैटाकॉल ओ इनहिबिटर होता है, मोनोट्रांसफेरिन इनहिबिटर होता है। जो क्या काम करता है? ये पेरिफेरल के अंदर डोपामिन को ब्रेक डाउन करता है। देखो तो ये क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं COMT नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये क्या काम करता है? COMT जो है ये है बेटा कैटा, CATA कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरिन। कैटाकोल ओ मिथाइल, स्पेलिंग आप देख लेना, मिथाइल ट्रांसफेरिन
ट्रांसफेरिन ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये एंजाइम है। नॉर्मली ये एंजाइम क्या काम करता है? नॉर्मली ये एंजाइम काम करता है इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ पेरिफेरल डोपामीन। तो डोपामीन क्या हो जाएगा? डोपामीन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज डोपामीन। और डोपामीन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी ड्रग देनी चाहिए, कैसी ड्रग देनी चाहिए? ऐसी ड्रग देनी चाहिए जो इस एंजाइम को क्या कर रही हो? इनहिबिटर कर रही हो। क्या कर रही हो? इनहिबिट कर रही हो। तो इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास में दवाई कौन सी है? क्या हमारे पास में दवाई है? हाँ जी है हमारे पास में। कौन सा दवाई है? तो बेटा इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास में दवाई है एंटाकेपोन। इस इनहिबिटर है COMT इनहिबिटर की जो दवाई है हमारे पास में आती है क्या? हाँ जी आती है। क्या है? तो बेटा उस दवाई का नाम है एंटाकेपोन। स्पेलिंग आप देख लेना, ENTACAPONE, एंटाकेपोन। ये एंटाकेपोन क्या करेगी? इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। और ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये वाली जो प्रोसेस है ये नहीं होगी, यस या नो। और ये प्रोसेस नहीं होगी तो डोपामिन का लेवल क्या बढ़ने वाला है? तो डोपामिन का लेवल क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हाँ जी बताओ डोपामिन को पेरिफेरल ब्रेकडाउन रोकने के लिए कौन सा ड्रग देंगे? एंटाकेपिन देंगे, या उसको बोलते हैं COMT इनहिबिटर बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट और कौन सी दवाई आती है तो हमारे पास में नेक्स्ट दवाई है हमारे पास में एंटीकोलिनर्जिक। कौन सी दवाई देते हैं हम? एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक दवाई कौन कौन सी है? तो एंटीकोलिनर्जिक दवाई का मैं आपको नाम लिखा रहा हूं, आप देख लेना। ट्राई हेक्सी फिनेडिवाइल, TRIEXPHENIDIL, ट्राईहेक्सीफिनेडाइल ड्रग। ये सर। इसके अलावा बेंजोट्रिपिन, BENZOTRIPINE, बेंजोट्रिपिन। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ये एंटीकोलिनर्जिक क्या दवाई होती है, एक्चुअल में क्या काम करती है? तो ये दवाएं जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो गया था, खराब हो गया था, लॉस हो गया था, उसको रीस्टोर करने के लिए काम में आएगी। कब? अगर ड्रग की वजह से लॉस हो गया, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की वजह हो गया है तो उसके लगे हम देना बेंजोट्रिपिन देंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से या ड्रग इंड्यूस की वजह से अगर पार्किंसंस हो गया तो उसमें कौन सा दवाई देंगे? एंटीकोलिनर्जिक। कौन सा देंगे? उसके अंदर बेंजोट्रिपिन देंगे और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल देंगे। ये क्या काम करती है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या काम करती है? ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ये क्या काम करेगी? तो दोस्तों ये काम करने वाली हेल्प टू restore neurotransmitter caused by neurotransmitter balance। किसको caused by? ये जो इम्बैलेंस क्यों हुआ? caused by ड्रग की वजह से अगर इम्बैलेंस हुआ है उसको ये वापस न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है। किसकी वजह से हुआ? कौन सी ड्रग की वजह से हुआ है? तो आपको पता है एंटीसाइकोटिक लाइक कौन सा? हेलोपेरिडोल, यस या नो। इसकी वजह से देखने को मिलेगा तो हम ये काम करने वाला है। तो ये वाली ड्रग देने वाला है। इसके अलावा हम और भी एक ड्रग देते हैं लाइक एमेंटाडिन। कौन सा ड्रग देते हैं? एमेंटाडिन।
AMANTADINE for dyskinesia. डिस्काइनेजिया के लिए हम क्या ड्रग देने वाले हैं, एमेंटाडिन देते हैं वाले हैं, जो कि एक एंटी वायरल ड्रग है जो हम पार्किंसंस में देते हैं डिस्काइनेजिया के लिए। तो पहला हमारा हमने एक्यूट मैनेजमेंट कर लिया, क्या एरोपेडेंट कर लिया, वाइटल साइन दे दिया, पोजीशन दे दिया। उसके बाद हम पेशेंटों के अंदर फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। इन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन सा दवाई देते हैं, तो सबसे पहले इनिशियल ड्रग डोज की बात करूं तो लेवोडोपा और कार्बोडोपा देते हैं। कौन सा देते हैं, levodopa and carbidopa देते हैं। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट लाइन ड्रग इन द पार्किंसंस डिजीज। इनके साथ में ही हमने एक और दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, दैट इज द डोपामिन एगोनिस्ट लाइक द ब्रोमाक्रिप्टिन और जो भी है वो शुरू कर देंगे। इसके बाद हम देंगे MAO इनिबिटर। MAO इनिबिटर क्या होता है, मोनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम इनिबिटर। ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम काम करता है हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिससे डोपामिन कम हो जाएगा। अब इसके इनिबिटर हम दवाई दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम देते हैं COMT इनिबिटर एंजाइम ड्रग देते हैं। ये क्या होता है, क्वार्टाहेल। ये कौन सा एंजाइम है, तो ये एंजाइम है, मैं आपको बता रहा हूं भाई, केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, पेरीफेरी के अंदर डोपामिन को ब्रेक डाउन करता है, उसको ब्लॉक कर देंगे अगर ड्रग दे देंगे हम, जैसे एंटाकेफोन दे दी तो पेरिफेरल ब्रेकडाउन नहीं होगा, डोपामिन का लेवल बढ़ेगा, तो पार्किंसंस हमें ठीक देखने को मिलेगा। उसके बाद हम एंटीकोलिनर्जिक ट्राईहेक्सीफेनाडोल और बेंजोट्रिपिन दे देंगे। ये ड्रग क्या करती है कि अगर पार्किंसन जो एंटी साइकोटिक ड्रग की वजह से हुआ है तो उसके अंदर वापस रिस्टोर करने का काम करने की, बैलेंस को, न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्टोर करने का काम करेगी, उसमें हेल्प करने का काम करेगी। तो इसके अलावा एमेंटाडिन ड्रग भी देता है। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, दैट इज द नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो आप मुझे खुद बताओ, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या करने वाले हैं। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और हम नर्सिंग ऑफिसर क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो अगर चलो हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, ये फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर मैनेजमेंट। आप क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो सर शुरू में तो हम भी देखेंगे एरो पेटेंट है या नहीं है, वाइटल साइन देखेंगे और पोजीशन देखेंगे, यस या नो। इसके अलावा जो भी ड्रग देंगे हम, ड्रग ऑलवेज ड्रग गिवन बिफोर, ड्रग गिवन 30 to 60 minute before meal to prevent what, to prevent drug given the 30 to 60 minute before the meal to prevent aspiration। यस या नो। तो इसमें भी हमने जो ड्रग देनी है वो ड्रग कब दे देंगे हमने, तो आपने बोलना है बिफोर द 30 से 60 मिनट ऑफ द मील, खाना खाने के 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट के बीच में हम ये ड्रग हम जो है वो दे देंगे, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन करने के लिए काम में आएगा। ड्रग जो है ऑल रोज हमें सेम टाइम देना है, सेम टाइम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट। किस लिए देंगे, सेम टाइम में क्यों देना चाहिए, तो आपने बोलना है टू प्रिवेंट वियरिंग ऑफ फिनोमिना। वियरिंग ऑफ फिनोमिना क्या होता है दोस्तों, वियरिंग ऑफ फिनोमिना वियरिंग ऑफ फिनोमिना, वियरिंग ऑफ फिनोमिना है रिड्यूस ड्रग इफेक्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज। क्या है ये वियरिंग फिनोमिना, क्या होता है, रिड्यूस ड्रग इफेक्टिवनेस, बिफोर नेक्स्ट डोज, इस प्रकार की कंडीशन। तो
तो इस फिनोमिना से प्रिवेंट करने के लिए हमने ड्रग जो है वो कब देना है, सेम टाइम देना है। अगर हम रात को 9 बजे देते हैं तो हमने रात को 9 बजे देना है, या 8:45 दे देंगे, 9:15 बजे दे देंगे तो चलेगा, लेकिन 8 बजे दे देंगे, 11 बजे दे देंगे तो नहीं चलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी पर हमें फोकस्ड करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल के बारे में अगर मैं डाइट की बात कर लूं तो डाइट क्या देंगे, तो यहां देंगे हाई फाइबर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। लो प्रोटीन भी कम देंगे। प्रोटीन क्या करेगी, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, इसको क्रॉस करने वाली है डोपामिन और लीवोडोपा, तो इनको क्रॉस नहीं करवाने के लिए काम करेगी। ये मतलब ये बोल दूं कि लो प्रोटीन, हाई प्रोटीन क्या काम करता है, यहाँ पर मैं लिख दूं कि हाई प्रोटीन क्यों नहीं देंगे, तो यहाँ सीधा भाग सीधी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। हाई प्रोटीन जो है, हाई प्रोटीन है डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ व्हाट, डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। इसके साथ साथ में हमने देना है प्लस, और हमें डाइट में क्या ध्यान देना है, अवॉइड विटामिन B6। विटामिन B6 भी क्या करता है, डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, ऑफ लीवोडोपा एंड कार्बोडोपा लिख देते हैं, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। तो हमने विटामिन B6 को भी डाइट में क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन भी लो देना चाहिए, कैलोरी ज़्यादा देना चाहिए, ये से नो। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेटा आपने ध्यान रखना है प्रमोट मोबिलिटी, टू प्रमोट मोबिलिटी एंड प्रिवेंट फॉल से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यूज असिस्ट डिवाइस को हम यूज करने वाले हैं। और यहां पर हम जो यूज कर, जब पेशेंट को हम वॉकिंग करवा रहे हैं, मान लो कि पेशेंट को वॉक करवा रहे हैं, तो हमने असिस्टिव डिवाइस यूज कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो हमें एक इनके लिए क्यूज बनी होती है, उस लेजर क्यूज के अंदर चलाना चाहिए। कौन सी चलाना चाहिए, लेजर और विजुअल क्यूज, LASER, लेजर और विजुअल क्यूज। ये अलग प्रकार की क्यूज होती है दोस्तों, जिसमें क्या ना, ये बाहर से एक्सटर्नल हेल्प हम इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मान लो पेशेंट अचानक से चलता चलता फ्रीज हो गया है, अगर पेशेंट क्या हो गया, वॉक करता करता सडन फ्रीज हो गया है, तो ऐसे पेशेंटों को हम दूर से दिखना चाहिए ना कि भाई कोई पेशेंट फ्रीज हो गया है, तो हमें वहां दौड़ करके हम हेल्प करने के लिए भाग जाएंगे। तो ये क्या करती है, एक्सटर्नल, ये क्या करेगी क्यूज, ये क्यूज क्या करेगी, एक्सटर्नल हेल्प इनिशिएट करेगी। ये हमें कब यूज करनी है, व्हेन पेशेंट सडन फ्रीज while walking। जब पेशेंट चल रहा हो, सडन फ्रीज हो जाएगा, तो हम किस प्रकार का, कौन सी क्यूज में पेशेंट को चलाएंगे, लेजर विजुअल क्यूज के अंदर हम चलवाने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा हम भूल गए, मील के साथ में जब हम मील देंगे पेशेंट को, तो हमने थोड़ा हेड एलिवेशन पोजीशन रखना है, और यहां पर एस्पिरेशन होने का चांस रहेगा, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन के लिए हमें एक टेक्निक यूज करना है, यूज टेक्निक चिन टक while swallowing के टाइम में
चिन्ह टक करने वाली टेक्निक हमें यूज करनी है। चिन्ह टक मीन्स देखो भी मैं बताने वाला हूं। चिन टक वाइल सोलोइंग। जब पेशेंट अगर खा रहा हो तो हम उसको चिन है ना, इसको टक करके बंद कर देंगे, जिसे वो आराम से सोलोइंग निकल, ताकि सोलोइंग आराम से कर पाए। स्पेशल आप खुद अगर मुंह खुला रख निकलो ना, निकला नहीं निकल पाएंगे। ऐसे चिन अगर बंद कर देंगे, पूरा मुंह क्लोज हो जाए तो आराम से निकल जाएंगे। सोलोइंग स्पेस होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टेक्निक हम यूज करते हैं कब, जब पेशेंट ऐसे ऐसे पार्किंसन वाले पेशेंट को हम मील देंगे, खाना देंगे, उस समय में ये टेक्निक यूज करनी है। मैनेज द कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। मैनेज द कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। इसके अलावा और मैनेज द डिफिकल्टीज। इसके अलावा एजुकेट अबाउट मेडिकेशन। पेशेंट के मेडिकेशन के बारे में एजुकेट किया आपने। सेम टाइम लेना है टू प्रिवेंट द वियरिंग ऑफ, ये वो काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना है, सेम टाइम पर लेना है। ये सब हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करने वाला है। इसके बाद में हम करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पार्किंसंस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पार्किंसंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी पार्किंसंस के अंदर, आप मुझे बताओ जरा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। तो सर यहाँ पर होने वाली है एस्पिरेशन निमोनिया, सबसे मोस्ट सीरियस एंड मोस्ट कॉमन एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया। इसके अलावा क्या हो सकती है, माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। प्रेशर सोर। प्रेशर सोर्स। फॉल एंड फ्रैक्चर्स, यस। फॉल्स एंड फ्रैक्चर। इसके अलावा डिप्रेशन एंड डेमेंशिया लेट स्टेज में। लेट स्टेज में डिप्रेशन एंड डेमेंशिया देखने को मिलेगा। दैट इज द पार्किंसंस, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा था। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं भी पूछते, हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ पार्किंसंस के बारे में। तो देखो दोस्तों, पार्किंसंस बहुत ही इजी डिसऑर्डर है। पार्किंसंस में क्या होता है, पार्किंसंस जो है एक प्रकार का क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर डोपामिन प्रोड्यूस न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, जिससे डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और इनवॉल्व जो वॉलेंट्री मूवमेंट है वो खराब हो जाते हैं। क्या क्या कारण है, तो हमने एज के बारे में पढ़ा, लिवाई बॉडी जमा हो जाती है, एडियोपैथिक कॉजेज है ना, पेस्ट ड्रग एनवायरमेंटल कॉजेज देखने को मिल सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अच्छा जी, क्या सिम्टम आएगा, नॉन मोटर अर्ली सिम्टम एनोजमिया देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, मूड चेंजेस देखने को मिलेगा। मोटर सिम्टम में अर्ली सिम्टम हैंड मूवमेंट डिक्रीज वाइल वॉकिंग, माइक्रोग्राफिया और पिल रोलिंग ट्रेमर ड्यूरिंग द रेस्ट। दैट इज द पिल रोलिंग ट्रेमर, दैट इज द अर्ली एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा। डिस्काइनेजिया देखने को मिलेगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, रिजिडिटी देखने को मिलेगा, है ना, कॉगव्हील वॉकिंग देखने को मिलेगा। ये सब सिम्टम देखने को, स्टूपिड पोजीशन देखने को मिलेगा, ये सब देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के लिए क्या करवाएंगे, सिटी स्कैन करवा लेंगे, एमआरआई करवा लेंगे, लिवोडोपा कार्बोडोपा थेरेपी देकर करके हम चेक कर लेंगे। इसके अलावा डीएटी स्कैन करवा लेंगे, जो कि पार्किंसंस में हम करवा लेते हैं। इसके बाद हमने बात करना है ड्रग कौन सा देंगे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा था, लिवोडोपा और कार्बोडोपा। उसके साथ में हमने कौन सा देना चाहिए, डोपामिन एगोनिस्ट देना चाहिए, लाइक ब्रोमोक्रेप्टिन और वो देना चाहिए। इसके अलावा हमने COMT इनहिबिटर और BAOB एंजाइम इनहिबिटर हमने ड्रग देते हैं, एमेंटाडिन ड्रग देते हैं और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है वो क्या काम करती है, तो हमने पढ़ा था कि सर अगर कोई ड्रग इंड्यूस लाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से हो जाता है तो उस समय हम ये देते हैं। COMT क्या, कोटाकॉल एक वो एंजाइम होता है
मोनोट्रांसमेटिक एंजाइम होता है जो पेरिफेरल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। उस ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं। और इसके अलावा हम देते हैं MAO इनिबिटर, मोनोऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर, B एंजाइम इनिबिटर। वो क्या करता है, ब्रेन के अंदर डोपामिन के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम ये प्रकार की दवाई देते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग इंटरवेंशन, ड्रग खाना खाने से 30 मिनट में पहले देना चाहिए। जब आप पेशेंट को वॉकिंग करवा रहे हो तो उसके अंदर सडन फ्रीजिंग देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम लेजर विजुअल क्यूज यूज करेंगे ताकि एक्सटर्नल हेल्प को हम इनिशिएट कर सकते हैं। और डाइट जो है वो हम क्या देने वाले हैं पेशेंटों के अंदर, सॉफ्ट एंड जो डाइट है, डाइट सॉफ्ट एंड फ्रीक्वेंट साइल देंगे। रेस्टिंग के बाद हम एक्सरसाइज करवाएंगे। पिल रोलिंग ट्रेमर होगा तो हैंडल द ऑब्जेक्ट करवा देंगे। पिल रोलिंग ट्रेमर होगा तो इंपॉर्टेंट है। पिल रोलिंग ट्रेमर्स यस। क्या करवाने वाले हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर हम करवाने वाले हैं पिल रोलिंग ट्रेमर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले हमने नहीं लिखा था, कोई बात नहीं। पेशेंट के अंदर अगर जब पिल रोलिंग ट्रेमर हो तो हम यहाँ पर एक नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, दैट इज द हैंडल द ऑब्जेक्ट। हम पेशेंट के अंदर ऑब्जेक्ट हैंडल करवा देंगे। ऐसे ऐसे करेगा, हम उसको पेपर पकड़ा देंगे, पेंसिल पकड़ा देंगे, टिश्यू पकड़ा देंगे, तो ऐसे ऐसे नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, दोबारा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिल रोलिंग ट्रेमर आएगा तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाली है, हैंडल द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम पेशेंट के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कर लेंगे। और दैट इज द पार्किंसंस, जो हमने बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आपने दोबारा से सुनना है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई पार्किंसंस के अंदर। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाए, ताकि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो और पेरेंट्स आपके मुस्कुराए। और मैं भी चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स मुस्कुराए और प्राउड फील हो। मैं भी इसी क्षण का इंतजार करता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, चाहे आपके या मेरे हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे तो मैं सोचूंगा मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें, तो हमने मिल करके हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ। थैंक यू।